हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, दो क्वालिटी के अंदर आए हैं 10-10 मार्कर्स में। और अब दो ये 10-10 मार्कर्स के अंदर दो क्वेश्चंस हैं। अब ये इन क्वेश्चंस के ऊपर जो कंटेंट है ना वो हमारा कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, बट इतने सारे कंटेंट को किस तरह से स्ट्रक्चरिंग वे में राइट स्ट्रक्चर्स के साथ कंटेक्चुअल जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट करना एक चैलेंज हो जाता है। ठीक है, और वो भी 150 वर्ड्स के अंदर। तो शायद जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लगे कि हाउ इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो लेट्स सी इसका मॉडल आंसर क्या है और किस तरह से आप विद इन 150 वर्ड्स राइट स्ट्रक्चरिंग, राइट प्रेजेंटेशन, राइट एग्जांपल्स, कंटेक्चुअल कंक्लूजन और इंट्रोस के साथ इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो अब इंटरप्रिटेशन के ऊपर चलते हैं कि कितने पार्ट्स हैं, कितने सब पार्ट्स हैं। तो ये पूछ रहा है डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। पहला कीवर्ड यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात हो रही है, स्टेट लेजिस्लेचर की प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात हो रही है। इन मेंटेनिंग द ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी। ऑर्डर मतलब हाउस के अंदर डिसिप्लिन किस तरह से रखता है वो, ठीक है, और इम्पार्शियलिटी कैसे बना के रखता है। इन कंडक्टिंग द लेजिस्लेटिव वर्क यानी लेजिस्लेटिव वर्क को करने में वो ऑर्डर और इम्पार्शियलिटी कैसे बनाता है, ये एक पहला पार्ट हो गया। एंड फैसिलिटेट द बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को वो कैसे फैसिलिटेट करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ना ये क्वेश्चन शुरू में 10 मार्कर है, अगर आप इसको पेपर के स्टार्टिंग में करेंगे ना तो आप इसको बिल्कुल ऐसा ही लिख के आएंगे जैसा मैंने लिखा है अपने कंटेंट के साथ, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर करके। बट जब आप इसको अगर आप 15 मार्कर पहले कर रहे हैं और एंड में इस क्वेश्चन के पास पहुंचे तब आपके पास सिर्फ 6-7 मिनट रह जाएंगे, ठीक है। तब आप इतनी बढ़िया स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे कि हाउ इट मेंटेन द ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी, देन फिर फैसिलिटेट द डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। तो आप इसको अगर ये भी करके लिखाएंगे ना 1 2 3 4 5 6, आप अलग अलग पार्ट भी नहीं बना रहे, जैसे मैंने ये 1 एंड ये 2 बनाया है, तो वो भी चलेगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो अब देखते हैं इसका राइट मॉडल आंसर क्या है। तो मैंने शुरू किया प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, तो मैंने थोड़ा उसके बारे में बताया कि आर्टिकल 178 एंड आर्टिकल 182 मेंशंस द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द असेंबली एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर के दो बॉडीज होते हैं, वन इज होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेकंड होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने दोनों के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बता दिए जो वहाँ पे स्पीकर और चेयरमैन की बात करते हैं। और ये मेरी ना 4 लाइंस के अंदर इंट्रो होगी, ज़्यादा पेज नहीं खाया मैंने, ऐसा नहीं किया मैंने इंट्रो यहाँ तक पहुँचा दी, ठीक है। तो उसके बाद हमारी बात होती है, देन वी कम टू द मेन बॉडी, दैट हाउ इट इज़ मेंटेनिंग द ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी। यही पूछा है कि ऑर्डर और इम्पार्शियलिटी को ये किस तरह से मेंटेन करता है। तो मैंने ये पॉइंटर यहाँ पे बना दिया, मुझे इसके बारे में बहुत कुछ लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे कि अब हमारे दिमाग में बहुत कम चीज़ें आएंगी, तो आपको बस ये सोचना है कि लक्ष्मीकांत के अंदर स्पीकर के जो जो काम लिखे गए हैं वो सब काम आपको यहाँ डाल देने हैं, क्योंकि जो स्पीकर का जो मेन काम है ना वो एक तरह से ऑर्डर और इम्पार्शियलिटी बनाना ही रखना है। तो स्पीकर के लक्ष्मीकांत के अंदर जितने भी फंक्शंस डाले गए वो सब आप यहाँ पे घुसेड़ दो, किसी न किसी तरह से वो किसी न किसी तरह से दे विल लेट टू द ऑर्डर एंड द इम्पार्शियलिटी इन द हाउस, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से वो ऑर्डर इम्पार्शियलिटी रखता है। स्पीकर के जितने भी काम है ना हाउस के अंदर वो सब ऑर्डर इम्पार्शियलिटी बनाते हैं। तो मैंने वो सोच के आंसर लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले तो इट इज़ ए फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस एंड द रूल ऑफ द प्रोसीजर एंड द बिजनेस ऑफ द हाउस, ठीक है। तो ये एक इसका काम है, इस तरह से वो ऑर्डर बनाए रखता है, ठीक है। देन ही मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस बाय नेमिंग। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट लिखने जरूरी हो जाते हैं, सब सारी दुनिया लिख के आ जाएगी इट मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस, फिर लिख देगी इट लेड टू द इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिख देगी अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर टू द पार्लियामेंट्री कमेटी। तो एक ये तरीका भी है, बट आपके पॉइंट में वजन तब आएगा जब इसमें आप एग्जाम्पल्स डालोगे जो मस्ट हो गए हैं आज की डेट में। तो इट विल मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस बाय नेमिंग इशूइंग द by naming issuing the point of order and expulsion, for example suspension of the 12 MLA in the Maharashtra। आपने एग्जाम्पल भी डाल दिया जो भी रिसेंट था कि भैया डेकोरम बनाता है, कैसे नेम कर देता है, जो मिसक्रिएंट काम कर रहे होते हैं उनको नेम कर देता है, उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर इशू करता है, उनको एक्सपेल कर सकता है, उसका एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट डिसीजन, इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग करता है हाउस के अंदर,
ठीक है, किस चीज़ के अंदर करता है वो, टाइम एलोकेशन के अंदर सब मेंबर्स को इक्वली, और एजेंडा ऑफ हाउस डिसाइड करने के अंदर ये एक इम्पार्शियल काम करता है। अब इसके अंदर एक आप एग्जांपल लिख देंगे कि रोल ऑफ द फॉर्मर केरला स्पीकर एन सक्तन। ठीक है, तो एक जो केरला का स्पीकर था ना, उसने बहुत बढ़िया काम किया था, ये करंट में था, तो उसने इसी में काम किया था कि राइट एलोकेशन ऑफ द पार्टी टू द पार्टीज ऑफ टाइम आर। फिर आपने लिख दिया कि इट फेयर एलोकेशन ऑफ द टाइम टू द पॉलिटिकल पार्टीज, कि भाई अगर 8 घंटे का सेशन है ना, उसमें सारी अपोजिशन पार्टी को सही टाइम देना बोलने का, ये इसका काम होता है। इस तरह से ऑर्डर और इम्पार्शियलिटी मेंटेन करता है। ठीक है, देन ही अपॉइंट मेंबर्स टू द पार्लियामेंट्री कमेटीज। ठीक है, एंड हिमसेल्फ ही इज द चेयरमैन ऑफ द एथिक्स कमेटी एंड द रूल प्रोसीजर कमेटी, दस मेंटेन ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी। ठीक है, और क्या करता है कि ये ना पार्लियामेंट्री कमेटीज को मेंबर्स को अपॉइंट करता है, तो ये भी इसका एक काम हो गया कि ऑर्डर मेंटेन रखना है। और ये अपने आप एथिक्स कमेटी और रूल्स प्रोसीजर कमेटी का चेयरमैन होता है, जो अगर कोई भी गलत बिहेवियर करता है उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है। तो आपने ये पॉइंटर लिखा। देन इट एक्ट्स एन अथॉरिटी टू क्लासीफाई बिल एज द मनी बिल, ये एक पॉइंटर है, इसका काम है। ठीक है, देन इट टेक द इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, फॉर एग्जाम्पल एंटी डिफेक्शन बिल, यहाँ लिख दो आप, ये मैं लिखना भूल गया, एंटी डिफेक्शन बिल के केस में। ठीक है, ये क्या करता है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात होती है तो वहाँ पे इम्पार्शियल डिसीजन लेता है, जैसे एंटी डिफेक्शन बिल की बात होगी। फिर क्या करता है कि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कैसे फैसिलिटेट करता है, आप थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे कि ये डिबेट और डिस्कशंस को पॉलिसी इश्यूज के ऊपर एनकरेज करता है। इट एंश्योर्स द डिबेट एंड डिस्कशंस ऑन द की इश्यूज ऑफ द पॉलिसी। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि द मेन वर्क ऑफ दिस टू इंश्योर द डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ द पॉलिसी इश्यूज ऑफ द पॉलिसी, दस दिस लीड टू दी, ऐसे आप ना ये अंडरस्टूड है आप किस चीज़ की बात करो, सिर्फ आप मेन पॉइंट लिखो, हेल्पिंग वेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, देन इट विल प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी बाय अपहोल्डिंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ द एंटी डिफेक्शन। ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखता है एंटी डिफेक्शन की स्पिरिट को अपहोल्ड करके, ये एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है। देन इट रिजाइन फ्रॉम द पार्टी मेंबरशिप इफ इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ स्पीकर, तो ये भी एक बड़ी हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है कि अगर वो किसी ऑफिस ऑफ स्पीकर पे चुना गया, वो पार्टी मेंबरशिप से रिजाइन कर देगा, जैसे कि यूके प्रैक्टिस। बट ये इंडिया में ना पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड नहीं है। तो अब हम कंक्लूजन किस तरह से करेंगे, 4 लाइनों का कंक्लूजन होगा, इतना ही टाइम है हमारे पास। और कंक्लूजन आपको ऐसे की तरह नहीं कर देना कि आप ये लिखते हो कि स्पीकर, इस तरह से लोग कर देते हैं कि दस द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज की टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इट लेड टू द वेल फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, इस तरह का नहीं करना है। तो आप जैसे कि ये करेंगे, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू द अपोजिशन इन सिलेक्टिंग द स्पीकर एंड यूके प्रैक्टिस ऑफ रेजिग्नेशन मस्ट बी फॉलोड इन इंडिया। आपने ना सॉल्यूशंस के साथ खत्म कर दिया कंटेक्चुअल। एक तरह से दुनिया कहती है वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन अलग होते हैं, बट ये दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 1/4 पन्ना ही मिलता है। तो वहाँ पे आप वे फॉरवर्ड को ही कंक्लूजन की तरह यूज़ कर लो, क्योंकि वे फॉरवर्ड एक कंटेंट है आपका। तो आपने लिख दिया कि भाई आपको न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है ना, क्वेश्चन में न्यूट्रलिटी पूछा गया है, तो आपको अपोजिशंस के मेंबर जो हैं उनको स्पीकर की अपॉइंटमेंट में रोल बढ़ाना होगा, और यूके की प्रैक्टिस जो रेजिग्नेशन की है ना, वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी इंडिया में। ठीक है, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सीधा क्वेश्चन था। ठीक है, हालांकि ये ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि लोग इसको पढ़ के नहीं जाते। ठीक है, तो ये है कि हु इज एंटाइटल्ड टू द फ्री लीगल एड, पहला पार्ट। देन एसेस द रोल ऑफ द नालसा टू रेंडर द फ्री लीगल सर्विसेज इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन ना फ्री लीगल सर्विसेज की बात कर रहा है। तो जैसे ही आप फ्री लीगल सर्विस की बात करते हो, तो अब ये क्या है कि आपके दिमाग में डीपीएसपी आता है। डीपीएसपी में एक जगह फ्री लीगल एड की बात की गई है आर्टिकल 39A में। ठीक है, तो आप इंट्रो जो करेंगे ना, वो आर्टिकल 39A और डीपीएसपी उसमें दिखना चाहिए, और ये वर्ड दिखना चाहिए फ्री लीगल एड, जो वहाँ पे कीवर्ड यूज हुआ है इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो मैंने रेलेवेंट रेदर देन राइटिंग ए जर्नलिस्ट इंट्रो ऑलवेज राइट द इंट्रोडक्शन विद द articles what are the relevant to them and acts relevant to them. So I stated that NALSA was established under the NALSA Act 1987, that is in line with the article 39 of the DPSP to provide free legal aid to the vulnerables.
तो मैंने इसको 4 लाइनों में ख़त्म कर दिया, 25 वर्ड्स के आसपास। तो इतनी ही इंट्रो होनी चाहिए कि नालसा वाज एस्टैब्लिश अंडर द नालसा एक्ट दैट इज इन लाइन विद द आर्टिकल 39A ऑफ द टीपीएसपी टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द वनरेबल्स। ठीक है, नाउ वी कम अगला पार्ट कि हु आर एंटाइटल्ड टू द फ्री लीगल एड। ठीक है, अब इसके अंदर ना छः लोग हैं जो एंटाइटल्ड है, बट आप ये याद रखो कि भाई इतना याद नहीं रखा जा सकता। जब आप पेपर में बैठोगे तो आप बहुत कम लोग होंगे जिनको पता होगा कि हु आर लीगल एंटाइटल्ड। तो आप आप अपने दिमाग में इस तरह से सोचो कि भाई लीगल एंटाइटल्ड कौन होगा, जो वनरेबल्स होंगे। ठीक है, तो इंडिया के वनरेबल सेक्शंस यहाँ पे लिख दो, क्योंकि वही गरीब है, उन्हीं को चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने मेंबर ऑफ SC/ST लिखा, ठीक है, ये भी इसका मेंबर होता है। वुमेन और चिल्ड्रन भी इसका मेंबर होते हैं। मेंटली इल पर्सन्स भी इसका मेंबर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जुवेनाइल्स इसका मेंबर होते हैं। ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स इसका मेंबर होते हैं। एंड एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये तो फ्री लीगल एड का है ही, आप लिख दो कि फॉलिंग बिलो एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इनकम लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, जैसे मैंने लिखा है। तो जब आप ये लिखने के बाद देखेंगे ना, मान लो आपने 5-6 पॉइंट लिख दिए, तो आप जब बाहर आके देखेंगे, जब नालसा का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि यार 4-5 तो यही हैं जो मैं लिख के आया हूँ नालसा के मेन डॉक्यूमेंट में। जैसे मैं जब इसका अपने आप आंसर लिख रहा था तो मैंने उसमें डिसेबल्स भी लिख दिए थे। ठीक है, मैंने उसमें LGBT भी लिख दिए थे, और मैं बस उसके अंदर ये वाला छोड़ के आ गया था, जुवेनाइल्स। ठीक है, तो अब बस मेरे 4 ये इंटरसेक्ट हुआ था, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि भाई हु विल बी इंटाइटल्ड टू द फ्री लीगल एड, ऑफ कोर्स वनरेबल्स, क्योंकि गरीब है। तो एक तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आ जाएगा, और कौन हो जाएगा, वुमेन आ जाएंगे, चिल्ड्रन आ जाएंगे, जुवेनाइल्स आ जाएंगे, मेंटली इल आ जाएंगे, विक्टिम ऑफ द ट्रैफिकर्स आ जाएंगे। तो वो मैंने यहाँ पे बना दिया, और मैंने ना ये इस तरीके से ये डायग्राम से शो किया कि भाई बढ़िया तरीके से प्रेजेंट हो जाए, कम स्पेस ले, और टारगेटेड एंड कंसाइंस हो बिल्कुल मेरा। तो let's come to the next part of the question. So next part of the question is talking about the role of the NALSA in rendering the free legal aid. ठीक है, तो नालसा रोल इन रेंडरिंग द फ्री लीगल एड, बट एक कीवर्ड आपको ध्यान रखना है भाई, ये कह रहा है एसएस। अगर ये बोलता ना कि डिफाइन द रोल ऑफ, अगर ये डिफाइन हो जाता, ठीक है, तो सिर्फ हमें नालसा के रोल बताना था कि नालसा का मतलब पॉजिटिव क्या क्या है, नालसा का काम बताना था। ठीक है, अगर अब यहाँ पे अगर ये इवेल्युएट है, अगर ये एसेस है, ठीक है, अगर ये एनालाइज है, अगर ये क्रिटिकली एनालाइज है, ठीक है, ये 4 वर्ड है ना, इन 4 वर्ड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने होते हैं, ये ध्यान रखिए। एसेस का मतलब है विश्लेषण करो, कमियां भी बताओ। तो दुनिया ये वाला पार्ट भूल के आ जाएगी वहाँ पे, दे विल, ये भूल जाएंगे आप पेपर में। तो ये कीवर्ड आपको ध्यान में रखने हैं कि एसेस मतलब दोनों चीज़ें बतानी है। उसी तरह से आप अपना आंसर ड्राफ्ट करेंगे कि नाउ यू हैव, अब यहाँ तक आपका चला गया, दिस इज योर 40% ऑफ द पेज। तो आपके पास एक तरह से 1.5 पन्ना है, तो आप 1.25 पन्ना अब इसको एड्रेस करने में लगाएंगे। ठीक है, एसएस को, और उसके बाद 1/4 पन्ने के अंदर आप कंक्लूजन दे देंगे। तो ये होती है भैया स्ट्रक्चरिंग, जहाँ पे आप इक्वल वेटेज टू इक्वल पार्ट्स देते हैं। ये नहीं करते कि एक को आपने पूरा 1.5 पन्ने में लिख दिया, एक को 1.5 पन्ना दे दिया और दूसरे को फिर आधा पन्ना दे दिया। डोंट डू दिस। ठीक है, इफ यू विल डू दिस यू विल अल्टीमेटली लूज द चांस टू गेट इनटू द सर्विसेज एंड गेटिंग अ वेरी गुड मार्क्स इन द जीएस ग्रेटर देन 400. So these are the general mistakes which are being done by the students who generally get around 350 360 types of the marks, and they don't get why they are getting this, because their interpretation is weak and their structuring is weak. ठीक है, so let's come it. What is the role of the NALSA in rendering the free legal services? So सबसे पहले तो ये लीगल अवेयरनेस क्रिएट करता है थ्रू लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स। आपको ऐसा नहीं लिखना, देखो कई लोग ये लिखने लग जाते हैं कि इट विल लेड टू लीगल अवेयरनेस ऑफ द सिटीजन्स बाय रनिंग द लिटरेसी प्रोग्राम। भाई इतनी लंबी लाइनें नहीं लिखनी है, आज की डेट में सिर्फ टारगेटेड चीज़ें लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब खा जाओ, उसको पता है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, हेल्पिंग वेल्पिंग वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा मुद्दे की बात करो कि रोल ऑफ द नालसा लीगल अवेयरनेस थ्रू द लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स फोरम, फॉर एग्जांपल न्यायदीप। आपने एग्जांपल डाल दिया। आज की डेट में आप एग्जांपल जितने हैं उतने रट्टा मार लो, क्योंकि यही आपको दूसरों से अलग क्रिएट करते हैं, दूसरों से अलग खड़ा करते हैं, और हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क का फर्क डाल देते हैं। तो मैं क्या कोशिश रहती है, मैंने जो देखा है, जितने एग्जाम्पल मुझे याद रहते हैं मैं कोशिश करता हूँ हर एक लाइन के बाद डालता जाऊँ। उसके बाद
क्या है कि ये दिस प्रोवाइड द लीगल एड टू द प्रिजनर्स एंड द अंडर ट्रायल्स। ये 8 सीख लीजिए भाई, 5 से 7 लाइनों के अंदर लाइन लिखनी और उसके बाद एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट करना। यही चीज़ है, अगर आपने ये पकड़ ली ना तो आपके ग्रेटर देन 400 मार्क्स आएंगे। ये पैटर्न ऑफ राइटिंग है जो यूपीएससी चाहता है, ठीक है। तो अब उसके बाद लीगल एड दिस प्रोवाइड लीगल एड टू द प्रिजनर्स एंड द अंडर ट्रायल्स। फॉर एग्जाम्पल हक हमारा है कैंपेन, ये एग्जाम्पल मैंने डाल दिया प्रिजनर्स और अंडर ट्रायल के लिए नालसा ने जो किया था। उसके बाद नालसा क्या करती है, ये जेंडर जस्टिस में काम कर रही है। जैसे ये डोमेस्टिक वायलेंस की हेल्प करती है केस लड़ने में, और ट्रांसजेंडर की। अब ट्रांसजेंडर के केस में क्या था, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो नालसा केस है, ठीक है। अपने आप में तो मैंने वो केस डाल दिया यहाँ पे। तो तीसरा काम क्या हो गया रोल ऑफ नालसा का, रोल ऑफ नालसा दैट इट इस्टेब्लिश द जेंडर जस्टिस दैट हेल्प इन केस ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस ट्रांसजेंडर। फॉर एग्जांपल नालसा केस, भाई 10 वर्ड्स के अंदर पॉइंटर खत्म। लोग इस इंफॉर्मेशन को देने में ना 5-5 लाइन लगा देते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। सीख जाइए इस पैटर्न में लिखना, जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी आपके मेंस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देन इट विल इंप्रूव द एक्सेसिबिलिटी टू द लीगल एड, ठीक है। तो ये है नालसा इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी टू द लीगल एड। फिर उसमें एग्जाम्पल लिख दो, नालसा ने किया क्या है। नालसा ने दिशा चलाया है, नालसा ने लोक अदालत का आयोजन किया है, नालसा ने लीगल एड क्लिनिक चलाए हैं। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिख दिए, 2 भी लिख देंगे बहुत है, ठीक है। देन क्या करता है नालसा रजिस्टर द लीगल प्रैक्टिशनर अंडर नालसा टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ठीक है। और उसके बाद क्या, इट सेट अप द गाइडलाइन एंड द स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर्स। ये गाइडलाइन और स्टैंडर्ड डिसाइड करता है लीगल प्रैक्टिशनर्स की। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। मान लीजिए कोई भी बॉडी किसी भी चीज़ के लिए बनती है, ठीक है, और आपको घंटा नहीं पता कि नालसा क्या काम करता है, आपके लिए बिल्कुल बोगस सवाल हो गया और आपको बस पेपर में लिखना है, ठीक है, आपको ये पॉइंटर्स भी नहीं पता। तो आप ये देखो भाई, नालसा बनी लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए, बस आपको ये पता है। तो आप ना एक प्रोसेस के ऊपर ध्यान रखिए। सबसे पहले तो नालसा क्या करेगा, सबसे पहले तो कोई चीज़ किसी भी बॉडी का काम क्या होता है, जो काम वो कर रहा है उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करे। दूसरा काम क्या होगा, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए वो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करे। तीसरा, उन लोगों को आइडेंटिफाई करे, यानी लीगल प्रैक्टिशनर्स को, जो उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है, किसी भी बॉडी का ही काम होता है। चौथा काम ये हो जाएगा, जो बंदे काम कर रहे हैं उनके लिए स्टैंडर्ड डिसाइड करे, गाइडलाइन दे कि भाई तुम कुछ उल्टा सीधा काम मत कर देना, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ाए उस चीज़ की गरीबों तक, ठीक है। तो 5 पॉइंटर तो आपके ही हो गए। उसके बाद क्या करेगा कि वो वनरेबल्स के लिए स्पेसिफिक काम करे। उस स्पेसिफिक काम के अंदर आपने ये 3 चीज़ें दिखा दी, ठीक है। तो अगर आपको इतना स्पेसिफिक भी याद नहीं आता ना भाई, इस लाइन के ऊपर जर्नलिस्ट लिख के आ जाओ, एटलीस्ट रेदर देन गेटिंग 5.5 आउट ऑफ द 10 यू विल गेट 3.75 और 4, और एक नंबर मैटर करता है, छोड़ने से अच्छा तो भाई यही है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं चैलेंजेस क्या है, क्योंकि एसएस की बात की है तो अब हमें चैलेंजेस भी लिखने हैं। और चैलेंजेस आपके आधे पन्ने में तो आने चाहिए 3/4 के आसपास, क्योंकि इफ 3/4 में आ जाएगा आधे, या 3/4 के अंदर चैलेंजेस आ जाएंगे। तो इसका पहला चैलेंजेस क्या है कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना, उसने आज तक सिर्फ 1% हैंडल डिस्प्यूट किए हैं, ठीक है। तो आप ये बता दोगे कि इट इज़ पुअर अपीलिंग, बेसिकली इट इज़ पुअर अपीलिंग टू दी वनरेबल्स। फॉर एग्जाम्पल ओनली 1% केसेस हैंडल्ड बाय इट। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पॉइंटर्स को। देन पब्लिक इज अनअवेयर अबाउट द बेसिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स। तो दूसरा चैलेंज क्या है कि नालसा तो बन गई, बट आज भी पब्लिक जो है ना वो अनअवेयर है इसके राइट्स के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स के बारे में, ठीक है। देन फिर क्या होता है कि नालसा आपने बना तो दी, किसी भी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, उसके पास पीनलाइजिंग पावर से नहीं होती। इट डू नॉट हैव पीनलाइजिंग पावर फॉर द नॉन कंप्लायंस एंड इट हैज़ द लिमिटेड पावर कंपेयर टू द सिविल कोर्ट्स। तो अब मान लो आपने बॉडी तो बना दिया, बॉडी के चक्कर में क्या हुआ, सबसे पहले तो आप किसी भी बॉडी को बनाते हैं, आप जर्नलिस्ट तरीके से सोचो यार, मैंने सरकार ने कोई बॉडी बना दी, अब उसमें कमियां क्या होंगी कि वो टारगेट ही नहीं कर पा रही ढंग से, ठीक है। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया कि जो लोग हैं उनको टारगेट ही नहीं कर पा रही। दूसरा, उसको अवेयरनेस जनरेशन का काम दिया, वो अवेयरनेस इन जनरेशन कर पा रही, उसका ये पॉइंट हो गया। तीसरा, उसके पास पावर ही नहीं है कुछ करने की, ठीक है। जैसे साओ मोटो पावर्स होगी, सिविल कोर्ट्स की पावर उसके पास नहीं होगी, पिनलाइज नहीं कर सकती, उसका पॉइंटर ये हो गया। चौथा क्या हो गया कि वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रही है, इफेक्टिव नहीं है, उसका पॉइंटर ये हो गया, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द पैरालीगल वॉलंटियर्स। फिर 5वां क्या हो गया कि अब क्या है कि
इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर। जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनका सेवा देने में इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रो लीगल सर्विस, प्रो बोनो लीगल सर्विसेज फॉर लॉयर, तो इसमें ना दुनिया ये भी लिख देगी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लॉयर्स। ये अच्छा पॉइंट है, दैट इज वैलिड पॉइंट, बट ना आप टेक्निकल घुसा दो यार। जो सर्विसेज फ्री दी जाती है ना, उनको प्रो बोनो सर्विसेज बोला जाता है। तो ये आपको ना दूसरों से अलग खड़ा कर दिया जाएगा। तो ना आपको ये सीखना है भाई किस तरह से चीज़ नालसा बन गई, आपको पता भी नहीं है उसके चैलेंज क्या है। तो चैलेंज क्या होंगे? सबसे पहले तो जिन लोगों को टारगेट करने के लिए दिया गया उनको वो टारगेट ही नहीं कर पाई ढंग से। दूसरा, अवेयरनेस जनरेशन का काम किया, अवेयरनेस ही नहीं कर पा रही ढंग से। तीसरा, उसके पास पावर ही नहीं है कुछ करने की। चौथा, उसके पास जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही। तो पांचवा, वो लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप कर पा रही उस चीज़ के अंदर। तो ना एक फ्लो के अंदर सोचो किसी भी चीज़ के बारे में। इफ यू डोंट नो कि फंक्शंस क्या है किसी बॉडी के, तो उसकी स्टार्टिंग से लेके ना उसकी एंड तक की फंक्शनिंग देखो। अगर चैलेंजेस बताने हैं, और आपको नोटिस हो जाएगा कि भाई ये इसके स्ट्रक्चर में ही गलती है, ये जो स्कीम्स बना रही है इसके इम्प्लीमेंटेशन में ही गलती है, इसके ग्रीवेंस रिड्रेसल में ही गलती है। तो इस तरह से आप सोचिए, सोचने की चीज़ डेवलप कीजिए। देन आप कंक्लूजन क्या करेंगे? इन्हीं चैलेंज को प्लग करने के अपन कंक्लूजन कर दोगे 4 लाइनों का। टू प्लग दीज चैलेंजेस, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन शुड बी मेड पॉपुलर अमंग द पीपल विद गिविंग द वाइड पावर्स, एंड विद वाइड पावर शुड बी गिवन टू द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। ठीक है, तो ये आपने खत्म कर दिया कि 2 सोल्यूशन बता दिया। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को बढ़िया बनाओ और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करो। तो आई होप कि इन 2 क्वेश्चन को थोड़ा देख के आपको पता लगा होगा कि क्या राइट स्ट्रक्चरिंग होती है और किस तरह से इंट्रो कंक्लूजन लिखना होता है, किस किस पार्ट को कितना वेटेज देना होता है, और जो आता भी नहीं उस आंसर को किस तरह से बना देना होता है। आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस इज हेल्पफुल टू यू।